बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 8 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास मेंबर्स तक जरूर शेयर किया करें। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप इतना लिख देंगे तो ये आपके लिए काफी होगा। बाकी फिर आप जब इसको समझ के जो याद करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर पोलराइज्ड सनग्लासेस बेटर देन ऑर्डिनरी। अच्छा, हमारे पास ये जितने पठानों से मिलते हैं ना, हमारे पास ये जो हमारे भाई बेच रहे होते हैं सड़क के ऊपर ही, मोस्टली ये प्लास्टिक के होते हैं। प्लास्टिक तो बिल्कुल ऑर्डिनरी भी नहीं होती, उसकी तो हालत ही कोई नहीं होती। प्लास्टिक वाला जो सन ग्लासेज है वो हमारे लिए नुकसान देते हैं। वो इस ऐसे एंगल्स पे लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, हमारी आई साइड के ऊपर वो इफेक्ट करते हैं। तो प्लास्टिक वाले तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। फिर दूसरा आ जाते हैं ऑर्डिनरी, मतलब ऐसे जो पोलराइड नहीं है, ठीक है, वो उसमें पोलराइजेशन नहीं हो सकती। वो सिर्फ क्या करते हैं, जो ऑर्डिनरी सनग्लासेस होते हैं वो लाइट को कम कर देते हैं। मतलब वो डार्क होते हैं थोड़े से, तो बहुत ज्यादा रोशनी है तो उसको डार्क कर, मतलब हमारे लिए इंटेंसिटी कम करके लाइट की मिकदार को थोड़ा सा कम कर देते हैं। बस वो इतना सा काम करते हैं। जबकि जो पोलराइज्ड सनग्लासेस है ये क्यों बैठे हैं, बिकॉज दे ब्लॉक ग्लेयर। ग्लेयर क्या होती है स्टूडेंट्स? ये जो चमक नहीं पैदा होती जब हम सूरज की तरफ देखते हैं या सामने से जो गाड़ी आ रही हो, जब वो हमारी गाड़ी के शीशे से उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इसको कहते हैं ग्लेयर। ठीक है, तो ये ग्लेयर को ब्लॉक करते हैं। ये क्या करते हैं, पोलराइजिंग फिल्टर होते हैं इसके अंदर, दैट इज ओरिएंटेड वर्टिकली। अब लाइट जब आ रही होती है सामने से, तो अब यहाँ पे जगह नहीं है, वो इस तरह भी वाइब्रेट कर रही होती है और ऊपर और नीचे भी वाइब्रेट कर रही होती है। ठीक है, तो ये इसके जो पोलराइड होता है वो वर्टिकल होता है, वो सिर्फ वर्टिकल वाली को गुजरने देता है। जबकि ये जो हॉरिजॉन्टल वाली है इसको वो क्या कर देता है, ब्लॉक करता है। और ये जो हमारे पास ग्लेयर होती है, चमक होती है या लाइट की स्कैटरिंग होती है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से होती है। तो जो पोलराइज्ड ग्लासेस होते हैं उसके अंदर ऐसे फिल्टर होते हैं जो वर्टिकली ओरिएंटेड होते हैं और वो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, सामने से जो लाइट आ रही है बेशक वो हॉरिजॉन्टली भी पोलराइज्ड हो, वो उसको ब्लॉक करेंगे, जो कि ग्लेयर का मेन सोर्स है। अच्छा, ये होते कहां से, अगर हवा में मौजूद है, देखें दिन में गाड़ी चला रहे हैं ना, तो सड़क से लाइट रिफ्लेक्ट होती है हॉरिजॉन्टली। वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं स्पेस के हवा में, उनसे ये फिर हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट होती है, तो ये उसको क्या करते हैं, ब्लॉक। इसलिए ये हमारे पास ऑर्डिनरी से क्या होते हैं, बेटर। जबकि ऑर्डिनरी सनग्लासेस ओनली डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो लाइट की शिद्दत को कम करते हैं, ग्लेयर को खत्म नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास, इज लाइट फ्रॉम स्काई पार्शली पोलराइज। और क्या सूरज से आसमान से जो लाइट आ रही है, बेसिकली सन से आने वाली है ना, ठीक है, वो पार्शली पोलराइज है। हाउ इज इट सो, अगर ऐसा है तो फिर वो कैसे है। यस लिख दिया ना तो 0.5 नंबर तो हो गया। हाँ जी, लाइट सूरज से जो आने वाली है ना वो पार्शली पोलराइज है। बिकॉज हमने ये पढ़ा था कि लाइट जब भी रिफ्लेक्ट होती है ना, हमने लाइट की पोलराइजेशन देखी थी रिफ्लेक्शन की मदद से। तो जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो पार्शली पोलराइज होती है। वो एक अलग बात है कि हम मेलस लॉ की मदद से हमने उसका एंगल ऐसे सेट किया था, ठीक है, कि वो कंप्लीटली क्या होती है, पोलराइज। ऑल दो नॉर्मल कंडीशन में जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वो पार्शली पोलराइज होगी। ठीक है, इस फिनोमेना को कहते हैं रेले स्कैटरिंग। क्या कहते हैं, रेले स्कैटरिंग। जब लाइट आती है वो हवा में मौजूद मॉलिक्यूल से टकराती है और वो उसको अब्जॉर्ब करते हैं तो वो वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट जब दोबारा वाइब्रेशन खत्म होती है तो वो इसको री एमिट करते हैं, खारिज कर देते हैं। लाइट एब्जॉर्ब की और फिर एमिट कर दी, ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब ये देखें, एक मॉलिक्यूल था, सूरज से आने वाली रोशनी थी, ये मॉलिक्यूल था, इसने लाइट एब्जॉर्ब की, फिर ये इसके परपेंडिकुलर, इस तरह नहीं, इस तरह और इस तरह इसको क्या करेगा, एमिट करेगा, तो उसको पार्शली पोलराइज कर देंगे। ठीक है, ये मोस्टली कितने एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे इसको क्या करते हैं, पोलराइज। तो इसको कहते हैं पार्शली पोलराइज, क्योंकि सारी तो मॉलिक्यूल से नहीं ना गुजर करेगी, कुछ वैसे भी डायरेक्ट आ जाएगी, कुछ मॉलिक्यूल से गुजर, तो ये पार्शली पोलराइज होती है। और इस फिनोमेना का क्या नाम होता है स्टूडेंट्स, इसका नाम होता है रेले स्कैटरिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें फ्रेंड्स, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ इज मेलिस लॉ यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। मेलिस लॉ का एवरीडे लाइफ में कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है,
अच्छा, हमने देखा था जो मेलिस लॉ होता है वो क्या कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पोलराइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल। एंगल के कोसाइन के स्क्वायर की क्या होता है डायरेक्टली, और आई नॉट क्या होती है इंटेंसिटी जो इंसिडेंट होती है, और आई नॉट जो ट्रांसमिटेड होती है, और थीटा क्या होता है एंगल होता है। अगर ये हमारे पास इंसिडेंट है और ये ट्रांसमिटेड है, इनके दरमियान में एंगल क्या होता है थीटा होता है। ठीक है, अच्छा खैर, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स, देखें इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं। इन कैमरा फिल्टर्स, इसका इस्तेमाल हम करते हैं कैमरा के फिल्टर्स में। ये बेसिकली सारा थ्योरेटिकली होने वाला ना। कैमरा के फिल्टर क्या करते हैं, जो बाहर से या जो भी लाइट देखे ना, कैमरा क्या कर रहा है, मेरी तस्वीर बन गया तो मेरे से लाइट जाके उस कैमरा में गुजर रही है। कैमरा उस लाइट के एंगल को कंट्रोल करता है मेलिस लॉ की मदद से, ताकि वो उसकी रिफ्लेक्शन को कम कर सके और कलर सैचुरेशन को बढ़ा सके। सारा काम कैमरा कैसे करता है, मेलिस लॉ से एंगल कैलकुलेट करके, ठीक है, वो उसको क्या करता है एडजस्ट। या अगर कैमरा खुद नहीं करता, जैसे हमारे स्मार्टफोन्स है ये खुद ही फोकस कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा पुराने जो लेंसेज थे कैमरा से, उसके अंदर हम खुद उसके एंगल क्या करते थे सेट करते थे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मेलिस लॉ का पोलराइज सनग्लासेस में तो आपने पढ़ा ना, अगर आपने इंटेंसिटी कम करनी है और उसका क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल ग्लेयर को भी ब्लॉक करना है, तो हम इस एंगल की मदद से हॉरिजॉन्टल ग्लेयर को, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लाइट है उसको जीरो कर देते हैं। मेलिस लॉ में से एंगल ऐसा सेट करते हैं पोलराइज सनग्लासेस में कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वहां से गुजरती नहीं, उसकी इंटेंसिटी जीरो, सारी की सारी कौन सी गुजरती है वर्टिकल वाली। ठीक है, अच्छा एलसीडीज में क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल्स की ओरिएंटेशन इस तरह रखी जाती है जो कि बेसिकली वोल्टेज चेंजेस उसको कंट्रोल करते हैं। वोल्टेज चेंज करके लिक्विड क्रिस्टल्स की ओरिएंटेशन को क्या करते हैं चेंज। ये जो चेंजेस होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये हमारे मेलिस लॉ पे बेस करते हैं। ये चेंजेस पोलराइज एंगल को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू मेलिस लॉ। मेलिस लॉ की मदद से ऐसे एंगल पे ये अपने आप को एडजस्ट करेंगे कि जहां पे इमेज प्रोड्यूस हो, रिफ्लेक्शन खत्म हो, ग्लेयर खत्म हो, इस तरह की प्योर क्लियर इमेज क्या करें प्रोड्यूस करें। ये जो वोल्टेज चेंजेस हैं ये बेसिकली किस तरह होते हैं, मेलिस लॉ की बेस के ऊपर ये वोल्टेज चेंज होते हैं। वोल्टेज चेंज होता है तो लिक्विड क्रिस्टल्स की ओरिएंटेशन क्या होती है चेंज होती है। ठीक है, फोर्थ देखिए, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेस्टर्स एंगल्स। ये स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था, ब्रेस्टर एंगल कैलकुलेट किया था जहां पे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस यूज की थी दो मुख्तलिफ ग्लासेस के ऊपर। ठीक है, कि ऐसा एंगल जिसके ऊपर रिफ्लेक्टेड, ऐसा एंगल स्टूडेंट जिसके ऊपर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो तकरीबन कंप्लीटली क्या हो जाती है पोलराइज। वैसे हमने पढ़ा हुआ है टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो पार्शली पोलराइज होती है, लेकिन हम एंगल को इस तरह सेट करते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो ऑलमोस्ट प्लेन पोलराइज हो जाए, तो उस एंगल का नाम होता है ब्रेस्टर्स एंगल। ठीक है, अच्छा अब इसकी एप्लीकेशन स्टूडेंट्स वही पोलराइज सनग्लासेस में सेम चीजें रिपीट हो रही हैं कि बिकॉज उससे लाइट की जब रिफ्लेक्शन होनी है तो वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए पोलराइज होनी चाहिए। फिर दूसरा कैमरास के अंदर भी, ठीक है, लेजर सिस्टम के अंदर, अच्छा लेजर सिस्टम के अंदर क्या होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन होती है। इसके अंदर ब्रेस्टर्स विंडोज यूज होंगी जो वर्टिकली ओरिएंटेड होंगी और हॉरिजॉन्टल को सारे को ब्लॉक के सारी की सारी जो लाइट है वो एक डायरेक्शन में क्या हो एम्प्लीफाइड हो और लॉस क्या हो कम हो। इसको लेजर सिस्टम में भी हम यूज करते हैं इस एंगल को। फिर ऑप्टिकल सेंसर्स के अंदर, अच्छा ऑप्टिकल सेंसर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जितने भी सरफेस होते हैं उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। इस रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज की मदद से जो एक खास एंगल पे होती हैं उन सरफेस की प्रॉपर्टीज का हम क्या लगाते हैं अंदाजा लगाते हैं, और हम इनको कहते हैं कि ऑप्टिकल सेंसर्स के अंदर हम ब्रेस्टर एंगल को क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। लास्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में से कि व्हाट इज स्पेस टाइम कर्वेचर। स्पेस टाइम कर्वेचर क्या है, बेसिकली ये इसका ताल्लुक स्टूडेंट्स आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से है। ठीक है, उसने उसमें कहा था कि स्पेस एंड टाइम आर नॉट सेपरेट, दे आर फिक्स्ड एंटिटीज कंबाइंड इनटू सिंगल 4 डायमेंशनल कंटिन्यूम। ये मैं बताता हूं आपको, हमने स्पेस पढ़ा हुआ 3 डायमेंशनल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, हमने 3 डायमेंशनल स्पेस पढ़ा हुआ है। अब आइंस्टाइन ने कहा था नहीं जी एक चौथी डायमेंशन भी है टाइम। ठीक है, अब ओरिएंटेशन नहीं हमें पता, चौथी डायमेंशन क्या है टाइम है, और ये एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक 4 डायमेंशन कंटिन्यूम जो कि लगातार चलता रहता है और इसकी वैल्यूज में थोड़ा बहुत चेंज आता है काफी डिस्टेंस के बाद, लेंथ के बाद, टाइम के
बाद कंटिन्यूम ऐसी चीजों को कहते हैं जो लगातार चलती रहती हैं और उसकी चीजें बेशक एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होंगी वाजे, लेकिन वो अलग अलग एक दूसरे से नहीं होंगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पेस टाइम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, स्पेस टाइम। अब जो मैसिव ऑब्जेक्ट होती है ना, जैसे जमीन है, सूरज है, चांद सितारे हैं, मतलब मुख्तलिफ चीजें हैं, ये जब बहुत स्पीड पे चलते हैं तो ये इस कर्वेचर के अंदर डेंट, जैसे एक मैट्रिक्स के ऊपर हम बैठे हैं, ठीक है, ये मैं रेज करता हूं ना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, जैसे हम एक मैट्रिक्स के ऊपर बैठे, ये तो सीधा था, लेकिन अगर इसके पास से कोई ग्रेविटेशनल बहुत बड़ा मैसिव ऑब्जेक्ट गुजरेगी तो वो इस कर्वेचर के अंदर, इसके अंदर डेंट क्रिएट करेगी। ये स्पेस टाइम जो कंटिन्यूम है, जो बेसिकली ऐसे करके है स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे। अब ये यहाँ पे बनता नहीं है हमसे 4 डायमेंशन, ठीक है, तो ये जो डेंट बनता है इसको कहते हैं स्पेस टाइम कर्वेचर। अब इस कर्वेचर में जो लाइट होगी वो भी शॉर्ट पाथ से गुजरेगी, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इस कर्वेचर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को यूज करेगी, जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि इस कर्वेचर ने उस चीज को अपनी तरफ क्या किया है, खींचा है। इसको कहते हैं स्टूडेंट स्पेस टाइम कर्वेचर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस देखें, ठीक है, ये भी सारे थ्योरेटिकल ही है, बिल्कुल वैसे ही हैं और तकरीबन राइट डाउन सम एप्लीकेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के जो है ना आप वो कहता है एप्लीकेशंस लिखें, तो ये सेम है जैसे हमने मेलिस लॉ की पढ़ी थी कि पोलराइज्ड सन ग्लासेस के अंदर भी प्लेन पोलराइज्ड का कांसेप्ट यूज होता है कि ग्लेयर को रिड्यूस करते हैं। अच्छा, ये पहले हमने नहीं डिस्कस किया 3D मूवीज के अंदर लाइट जो है ना दोनों आंखों के लिए मुख्तलिफ तरीके से पोलराइज्ड होगी, तो एक आंख के लिए और तरीके से पोलराइज होगी, दूसरी आंख के लिए और तरीके से पोलराइज होगी, तो हमें ऐसा लगेगा कि वो एक कहते हैं ना कि हमें बहकाया जाएगा, इल्यूजन क्रिएट किया जाएगा, ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जाएगा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप उस गहराई के अंदर गिर रहे हैं। और इस सब की वजह क्या है, लाइट का दोनों आंखों के लिए अलग तरीके से प्लेन पोलराइज होना। ठीक है, अगर एक ही तरह से पोलराइज आ रही होगी तो वो हमें 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन नजर आएगी, लेकिन जब दोनों आंखों के लिए अलग तरीके से पोलराइज होकर आ रही होगी तो हमें वो 3 डायमेंशनली नजर आएगी। ठीक है, अच्छा फोटो इलास्टिसिटी, ये कंसेप्ट स्टूडेंट्स यूज होता है, ये जो हमारे पास जितने भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होती है ना, मटेरियल्स होते हैं, उनके अंदर स्ट्रेस पैटर्न को ऑब्जर्व करने की, जैसे ग्लास है, ठीक है, तो ये ग्लास के अंदर स्ट्रेस पैटर्न को फोटो इलास्टिसिटी की मदद से, कि ये इससे जो लाइट पोलराइज होकर आती है उससे हम हिसाब लगाते हैं कि इसके अंदर कितना स्ट्रेस बर्दाश्त करने की एबिलिटी है। और ये हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल में या जो कंस्ट्रक्शन है, हमारे जो इंजीनियरिंग वर्क है उसके अंदर ये वाला फोटो इलास्टिसिटी का कंसेप्ट यूज होता है, और इसके अंदर भी प्लेन पोलराइज का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये हमने टॉपिक स्टूडेंट्स नहीं पढ़े हुए, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इनके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, बस आपको ये एक 2 लाइन काफी है। ठीक है, नेक्स्ट है, इज इट पॉसिबल टू यूज पोलराइजर एज एनालाइजर, क्या हम पोलराइजर को ही एनालाइजर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमने स्टूडेंट्स ये वाला काम किया, जब हमने एक पोलराइजर रखा, उसने लाइट को पोलराइज किया, फिर हमने देखा क्या वाकई लाइट पोलराइज होगी, तो हमने दूसरा पोलराइजर रखा, ठीक है, उसकी एक्सिस कुछ और, तो ये है, ये भी पोलराइजर, लेकिन ये एक एनालाइजर के तौर पे इस्तेमाल हमने किया, यही बात लिखी है। पोलराइजर प्लेस इन फ्रंट ऑफ सैंपल टू प्रोड्यूस पोलराइज लाइट, ये किसी भी लाइट के सामने, सैंपल के सामने रख के पोलराइज लाइट पैदा करता है, और एनालाइजर को हम रोटेट करके देखते हैं क्या वाकई लाइट पोलराइज हुई या नहीं हुई, और बेसिकली एनालाइजर भी हमारे पास क्या होता है, पोलराइजर होता है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस, पहली एप्लीकेशन हमने मेलिस लॉ में बड़ी डिटेल से देखी, ठीक है, कि जब हम इसका एंगल चेंज करते हैं, ठीक है, एंगल चेंज करने से हमारे पास क्या होता है, लाइट टोटली रिफ्लेक्ट होने वाली क्या होती है, कंप्लीटली पोलराइज, वो हमने इसको स्टडी किया था, उसके लिए आप मेलिस लॉ में देख सकते हैं। खैर यहाँ पे हमने सिर्फ एग्जांपल देनी थी। सेकंड है पोलैरिमीटर, ठीक है, अब पोलैरिमीटर में ये यूज तो होते हैं, लेकिन क्योंकि आपने पोलैरिमीटर नहीं पढ़ा इसलिए मैं बताता चलो। पोलैरिमीटर के अंदर पता क्या होता है, पहले हम लाइट को पोलराइज करते हैं पोलराइजर की मदद से, उसको हम सैंपल से गुजारते हैं, शुगर का सैंपल हो सकता है, किसी भी चीज का सोल्यूशन हो सकता है। अब हर सोल्यूशन लाइट को एक खास एंगल पे रोटेट करता है, तो उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या करता है, चेंज करता है। तो अब हमें दोबारा उसको स्टडी करने के लिए हम जो दूसरा पोलराइजर यूज करेंगे वो हमारे पास एनालाइजर कहलाएगा। ठीक है,
इस तरीके से वो फिर डिटेक्ट करता है कि इसने कितना रोटेट किया। तो इस तरीके से हम पोलराइजर को एनालाइजर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स 3 है कि एक्सप्लेन हाउ मेलस लॉ इज यूज्ड इन डिजाइनिंग अ पोलराइज्ड सनग्लासेस। ये बार बार यही क्वेश्चन चल रहा है, हाउ डू, क्योंकि चैप्टर इतना बड़ा नहीं था। हाउ डू दीज सर्फेसेस रिड्यूस ग्लेयर, ये ग्लेयर कैसे खत्म करता है, जो चमक होती है, जो लाइट की रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टली होती है, ये उसको कैसे खत्म करता है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, मेलस लॉ का ताल्लुक होता है लाइट की इंटेंसिटी से, कि अगर हम इस तरह से रोटेट कर दें ट्रांसमिशन एक्सिस और हमारे पास जो इंसिडेंट के दरमियान एक्सिस होती है, अगर वो 90 डिग्री हो जाए तो लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। बेसिकली ये कंसेप्ट है जो ट्रांसमिटेड लाइट और इंसिडेंट लाइट के दरमियान एंगल, उसकी बेस पे इंटेंसिटी का कंसेप्ट है कि ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंगल बिटवीन ट्रांसमिटेड एंड इंसिडेंट पोलराइजर। ठीक है, अब देखें एक्सिस ऑफ पोलराइजर, जब लाइट वाटर से रिफ्लेक्ट होती है ना तो ये इस तरह हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड होती है। ठीक है, जबकि हमारा ये जो पोलराइजर होगा ना ये 90 डिग्री के एंगल पे होगा ग्लासेस के अंदर, इनके दरमियान में थीटा कितना हुआ 90 डिग्री। लाइट चाहे वाटर से पोलराइज हो चाहे रोड से पोलराइज हो, ग्लेयर जो है ना स्टूडेंट्स, ग्लेयर हॉरिजॉन्टली पोलराइज होता है। अब जब थीटा में यहाँ 90 डिग्री पुट करूंगा तो cos 90 0 होता है, तो इंटेंसिटी, ये जो ग्लेयर की इंटेंसिटी होगी, ये सिर्फ किस इंटेंसिटी की बात कर रही है, कर रहे हैं हम ग्लेयर वाली इंटेंसिटी की, तो ग्लेयर वाली इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, तो वहां से ग्लेयर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही बात मैंने इस पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है। When looking at wet road, जब हम गीले सड़क पे देखते हैं या हवा में जब नमी होती है, हम एक दिन के वक्त अगर धूप में जो है ना सनी डे पे सड़क पे जा रहे हैं तो हमें सामने चमक नजर आती है, लेकिन अगर हम पोलराइज सनग्लासेस यूज करेंगे उस मदद से हम इस ग्लेयर को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, ये भी थ्योरेटिकल है और थ्योरेटिकल से जो मुझे वो कहते हैं ना मौत पड़ती है लिखते हुए। मैं चाहता हूँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, 1-2 लाइनों में आंसर हो उसका। ठीक है, मुद्दे की बात कर बात खत्म। ये जो होता है ना राइट इन डिटेल या फिर इसके एग्जांपल्स हैं, ये करें, ये चीजें याद रखनी पड़ती हैं और लिखनी, वो जो है ना मुझे बड़ा अजीब काम लगता है। खैर, हाउ वुड स्काई अपीयर इफ देयर हैड बीन नो एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स एक चीज याद रखें कि जो अगर स्काई की बात करें ना, स्काई ब्लैक कलर का हमें नजर आएगा। किस कलर का नजर आएगा, ब्लैक कलर का नजर आएगा। ये इसका कलर ब्लू क्यों नजर आता है? अच्छा कभी आपने नोट किया स्काई ब्लू, कभी डार्क ब्लू, रात में कलर थोड़ा और, ये सारा फर्क होता है हवा में मौजूद, एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, बेसिकली ब्लू कलर इज अपीयर्ड, हमें क्यों नजर आता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको हमने रेले स्कैटरिंग कहा था, ऑफ लाइट फ्रॉम, अच्छा वाटर वेपर्स भी हैं, ठीक है, एंड अदर गैस मॉलिक्यूल्स, और उधर वहां पे एटमॉस्फेयर में दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, तो उनसे लाइट स्कैटर होती है, जिसको हम रेले स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से हमें आसमान जो है ना वो ब्लू नजर आता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगी तो ये हमें, मतलब अगर ये एयर ना मौजूद हो, वाटर वेपर्स ना हो, बिल्कुल क्लियर हो, स्पेस हो, तो ये हमें क्या नजर आएगा, ब्लैक। जब ये स्पेस में जाके वो कैमरा जो तस्वीरें लेता है ना, वो क्या आती है, ब्लैक आती है। ठीक है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स हमने पढ़ी। ठीक है, ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जब भी कोई दो कॉस्मोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं ना, कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं, ठीक है, तो मतलब दो न्यूट्रॉन स्टार्स टकराए, दो ड्वार्फ्स टकराए, दो स्टार्स कोई भी टकराए, ब्लैक होल्स टकराए, तो बहुत हाई एनर्जी की वो वेव्स जनरेट करते हैं। वो वेव्स ये हमारे पास ट्रैवल होते होते हम तक आती हैं। ठीक है, और वो वेव्स जब किसी बॉडी में से गुजरती हैं तो उस बॉडी को स्ट्रेच और कंप्रेस करवाती हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे ये कौन सी वेव्स हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होती हैं। ठीक है, तो क्या सिग्निफिकेंस है, न्यू इनसाइट इनटू यूनिवर्स। ठीक है, इनटू यूनिवर्स, कि ये इन्होंने हमें कायनात में झांकने का एक मौका दिया। हम इनकी बेस पे चीजों के बारे में, पास्ट में हुए इंसिडेंट्स, हमसे पता नहीं कितने बिलियन मिलियन लाइट ईयर्स दूर होने वाले इवेंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सेकंड,
ठीक है। हमें जनरल रिलेटिविटी को टेस्ट करने में, जनरल रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी, ठीक है, उसको हमने टेस्ट किया जो उसने 1915 में दी थी, और हमने अब आके 2016 के अंदर फर्स्ट टाइम जो है ना इनको डिटेक्ट किया था। ठीक है। थर्ड, कॉस्मिक स्टडीज, ठीक है। अब ये कौन सी स्टडीज है, मतलब हमारे पास स्टार्स के बारे में इंफॉर्मेशन, गैलेक्सीज के बारे में इंफॉर्मेशन, जितने भी हमसे दूर इवेंट्स हो रहे थे, जैसे हमने पहले बात की कि ये न्यूट्रॉन स्टार्स कोलाइड करते हैं, उन चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है जो कि विच इज अदरवाइज इम्पॉसिबल, अदरवाइज इम्पॉसिबल यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स। मतलब जो हमारे पास बाकी मेथड से, कौन कौन से मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड से, एक्सरेज वगैरह, इस तरह की टेक्नोलॉजीज की मदद से हम स्पेस के बारे में ज्यादा एक्सप्लोर स्टूडेंट्स नहीं कर सकते थे, तो हमें ग्रेविटेशनल वेव्स ने उनके बारे में क्या किया, हेल्प किया। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाउ आर टाइडल फोर्सेस फॉर्म, टाइडल फोर्सेस कैसे बनती हैं। ठीक है। व्हेन टू मैसिव ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करती हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स आर जनरेटेड, वो पैदा होंगी। ठीक है। These waves when pass through massive objects, जब ये भारी चीजों में से गुजरती हैं, cause the object, ये उस मैस को, ऑब्जेक्ट को कंप्रेस एंड स्ट्रेच, ये क्या करते हैं, उसको कंप्रेस या स्ट्रेच करवाते हैं। ठीक है। तो हम कहेंगे ये जो कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग के नतीजे हम कहेंगे सो काजिंग टाइडल फोर्सेस, जैसे वेव की फोर्सेस होती है ना ऑन द मैस, उस मैस के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर टाइडल फोर्सेस काज करते हैं, या फिर आप सिंपल कह लें ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल अमंग मैसिव ऑब्जेक्ट्स, जैसे चांद की जमीन के ऊपर होती है ना, ठीक है, तो चांद की ग्रेविटेशनल पुल के ऐसे समंदर के अंदर पानी जो ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है, और दोबारा नीचे गिरता है, टाइड्स जनरेट होते हैं, उसको कहते हैं टाइडल फोर्सेस। ये टाइडल फोर्सेस दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ग्रेविटेशनल पुल, या फिर जब दो मैसिव ऑब्जेक्ट टकराते हैं उनसे जो ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होती है वो ट्रेवल करती हैं, जब वो किसी मैसिव ऑब्जेक्ट में से गुजरेंगी तो वो उसको स्ट्रेच और कंप्रेस करवाती हैं। कितना, 10⁻21 से लेके 10⁻22 मीटर, मतलब बहुत माइन्यूट होती हैं, बट ऑल दो ये डिटेक्ट की जा सकती हैं, और ये उसके ऊपर टाइडल फोर्स क्या करती हैं, लगाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो चैप्टर है इसके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए, न्यूमेरिकल्स बाकी हैं। होप सालों को शॉर्ट क्वेश्चन समझ आए होंगे। चैनल आपने जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियोस को अपनी क्लास वालों से जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।